हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, जिसको हम हिंदी में राजनीति का अपराधीकरण बोलते हैं। बेसिकली आजकल हम देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन होने बाकी है। तो ऐसे समय में आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एग्जैक्टली क्या है वो पता होना चाहिए, ताकि आप अपने नेता को बहुत सोच समझकर चुने। क्योंकि आजकल की डेट में आपको पता है बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, वो भी सीट्स जीत जाते हैं, लेकिन इससे हमारे गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो यही आज हम समझने वाले हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है और किस तरीके से आप अपना नेता बहुत सोच समझकर चुन सकते हैं। तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस अभी कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस दिया गया है, ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 या फिर 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस अपना एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? तो देखिए, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी हमारे एमपीज है या एमएलएज है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनके अगेंस्ट जितने केसेस है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप किया था, जिनको हम एमिकस क्यूरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एमिकस क्यूरी है उनके द्वारा एक डाटा पब्लिश किया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम 1 दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 4984 क्रिमिनल केसेस हमारे लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है या फिर उसके ऊपर कोई भी आपको डिसीजन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4984 क्रिमिनल्स अभी हमारे लेजिस्लेटर्स में एंड पार्लियामेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है और ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है ये एग्जैक्टली क्या है। तो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होना मतलब हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ना। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं, वो भी हमारे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में एज अ मेंबर की तरह इलेक्ट होते हैं। तो इसी को हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स है वो पॉलिटिक का काम कर रहे हैं। राइट, बेसिकली ये किस वजह से होता है? इसके पीछे पहला रीजन तो यही है कि जो पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स है उनके बीच में हमें नेक्सस देखने को मिलता है, मतलब उनके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलता है। एंड दूसरी चीज़, हम वोटर्स भी है, क्योंकि हम गलत लोगों को वोट देते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल्स को वोट देते हैं, इसी की वजह से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अगेन कंसर्निंग चीज़ है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन क्रिमिनल्स को रोका नहीं जा सकता, या फिर हमारे यहाँ पर क्या कोई ऐसा लॉ या फिर एक्ट नहीं है जिसके तहत इन क्रिमिनल्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सके? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है यस। हमारे यहाँ पर 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसमें कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि मान लीजिएगा कोई पर्सन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 8 में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसको अगर 2 साल से ज़्यादा जेल टर्म हुई है तो वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट 6 सालों के लिए वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। तो जब उसकी जेल टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद 6 साल उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए अलो नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन 8 में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि 1951 का ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें सिर्फ जिन लोगों को 2 साल से ज़्यादा जेल टर्म हुई है उन्हीं की बात की गई है। मान लीजिएगा किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसका कोई भी डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है।
तो अगर किसी ने रेप भी किया है, अगर किसी ने मर्डर किया है और उसका कोई डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है तो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो किसी के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। प्लस देखिए इसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं लिखा गया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बारी सभी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सा पर्सन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा पर्सन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव या फिर दूसरे लेजिस्लेचर के लिए इलेक्टेड होगा, इसके रिगार्डिंग या फिर उनको डिस्क्वालीफाई करने से रिगार्डिंग कोई भी क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। ये दूसरी कंसर्न है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। बहुत सारे रीजन है। एक तो रीजन हम वोटर भी है क्योंकि हम गलत पर्सन को चुनते हैं, राइट। दूसरा रीजन ये है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे लॉज ऑलरेडी बनाए गए हैं ताकि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारे जजमेंट्स में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन लॉज एंड जजमेंट्स की इन्फोर्समेंट अच्छी तरीके से नहीं होती है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत बारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में जो पॉलिटी होती है या फिर जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पर ज़्यादा खेले जाते हैं, राइट। लोगों को कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पर उकसाया जाता है, उनको अपने ही कैंडिडेट को वोट देने के लिए उकसाया जाता है। सो कम्युनिटी इंटरेस्ट के तहत जो वोटर्स होते हैं वो भी वोट देते हैं। तो एक बार आप सोच लीजिएगा कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने ही कैंडिडेट के अगेंस्ट क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको बताएगी? अगर बताएगी तो क्या आप उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। तो यही वाली दिक्कत आती है और इसी की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने ही कैंडिडेट की तरफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या क्रिमिनल केस है तो वो आपको नहीं बताती है, आपके सामने पब्लिश नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस वजह से भी पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। एंड तीसरी चीज़ है मसल एंड मनी पावर का गलत इस्तेमाल करना। सो बेसिकली बहुत बारी क्या होता है, कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन के लिए लड़ते हैं या फिर इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं, उनकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा खराब होती है, लेकिन उनके पास फाइनेंस काफ़ी तगड़ा होता है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रिस्पेक्टिव पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी उनको ले लेती है। तो इस तरीके से फाइनेंस या फिर मनी के बेसिस पर ये सारा खेल चलता है। एंड कभी कभी मसल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, मारा पीटा जाता है, वो तो इलेक्शन में कॉमनली देखने को मिलता है, ये आपको पता ही है, राइट। प्लस देखिए हमारे वोटर्स के सामने भी कभी कभी कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिएगा आपके कंस्टिट्यूएंसी से 4 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और चारों के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केसेस है तो आपके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, किसी ना किसी को तो चूज करना पड़ेगा। वो तो अच्छी बात यह है कि अभी नोटा का ऑप्शन आया है, राइट, नन ऑफ द अबो कैंडिडेट, राइट, वो ऑप्शन आया है, वो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बारे वोटर्स के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से वोटर्स गलत आदमी को या फिर गलत पर्सन को चूज करते हैं, तो ये वाली दिक्कत हो जाती है। सो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में ये क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसका हमारे गवर्नेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहला तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमारे डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमारे वोटर्स के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो अपने सुटेबल कैंडिडेट को, अपने लिए जो कैंडिडेट सही है उनको चुन सके। लेकिन अगर इस तरीके से सारे क्रिमिनल भरे कैंडिडेट्स आपके सामने आएंगे तो आपका ये जो चॉइस है, आपका ये जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं आपसे छिन जाता है, राइट। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रिंसिपल खराब हो जाता है। एंड प्लस देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हमारे डेमोक्रेसी के बेडरॉक की तरह काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को सस्टेन करने का काम कर रहे हैं। सो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का चांस आपके पास नहीं होगा, चॉइस आपके पास नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। और यही आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स में भी सुना होगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी कम हो रही है, राइट। तो ये कंसर्निंग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी गुड गवर्नेंस को अफेक्ट करती है, क्योंकि देखिए मान लीजिएगा ये जो क्रिमिनल भरे कैंडिडेट्स हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे, वहाँ पर उनका काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। लेकिन ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने कभी ना कभी लॉ को ब्रेक किया है, राइट। ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने कभी ना कभी क्राइम किया है। सो अगर लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर्स बनने लग गए तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इफिकेसी कैसे आएगी, राइट। हमारा गुड गवर्नेंस कैसे साबित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दिक्कत वाली बात आ जाती है कि जो लॉ ब्रेकर्स है वही लॉ मेकर्स बन जाते हैं। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरी अनहेल्दी टेंडेंसीज बन जाती है।
प्लस इंडिया एज ए इंडिया का जो नेचर है वो भी खराब हो जाता है एंड हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, ठीक है। तीसरा इफेक्ट ये है कि हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी इससे अफेक्ट होती है, क्योंकि देखिए इलेक्शन में ब्लैक मनी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो करप्शन वगैरह बढ़ता है, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट्स की जो वर्किंग वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है। एंड चौथा यहाँ पर अफेक्ट है सोशल डिसहार्मनी, क्योंकि इलेक्शन रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पर लड़े जाते हैं तो सोसाइटी में वायलेंस का कल्चर पैदा हो जाता है, वायलेंस बढ़ जाता है। एंड हमारे जैसे जो यूथ्स है जो बहुत ही पुराने समय से ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, इस तरीके से अच्छे नेता चुने जाते हैं, तो उनका हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट है या फेथ है वो कम होने लग जाता है। ये अगेन कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि यही वो यूथ है जो हमारे नेशन का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, और उनका ही हमारे डेमोक्रेसी में से फेथ हट गया तो ऑब्वियसली नेशन का फ्यूचर कुछ इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये वाली दिक्कत आ जाती है, सोशल डिसहार्मनी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो इसी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप नेता चुने वो बहुत ही सोच समझ कर चुने, उसके अगेंस्ट क्या कोई क्रिमिनल केस थी, ये सारी चीज़ें पहले देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बारी आपने देखा होगा रेप के केसेस हो गए, मर्डर के केसेस हो गए, उसमें बहुत सारे एमपीज़ एंड एमएलए संदिग्ध पाए गए होते हैं और वो हमें पता होता है, उसके बावजूद हम उन्हें वोट करते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के तहत हमें अपना नेता अच्छा ही चुनना चाहिए। फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।